अजमेर का ब्लैकमेल और गैंगरेप कांड भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। ये कांड न केवल भयावह था बल्कि उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1992 में उजागर हुए इस मामले ने इंसानियत और समाज के बुनियादी मूल्यों पर सवाल खड़े कर दिए थे। यह मामला न केवल बलात्कार का था, बल्कि इसे संगठित ब्लैकमेलिंग और सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने की साजिश के रूप में देखा गया। अजमेर के इस घृणित कांड में मुस्लिम समुदाय के कुछ दबंग लोगों ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। अजमेर में एक संगठित गिरोह ने इन लड़कियों की नग्न तस्वीरें हासिल की और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर उनके साथ दुष्कर्म किया। कांड का सबसे भयावह पहलू ये था कि इस अपराध में शामिल लोग किसी सामान्य गिरोह के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये अजमेर के एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवार के लोग थे। इस कांड की शुरुआत तब हुई जब इन अपराधियों ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लगभग 250 लड़कियों को अपना निशाना बनाया। ये लोग लड़कियों को धोखे से अपने फार्म हाउस पर बुलाते थे, जहां उनकी नग्न तस्वीरें खींची जाती थी। इसके बाद इन तस्वीरों को लीक करने की धमकी देकर उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया गया और 100 से अधिक लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। इन बच्चियों की उम्र 11 से 20 वर्ष के बीच थी और इनमें से अधिकांश लड़कियां अजमेर के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ती थीं। यह मामला उस समय सामने आया जब एक स्थानीय अखबार दैनिक नवज्योति ने इस घटना का खुलासा किया। अखबार की रिपोर्ट ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें कैलाश सोनी, हरीश तोलानी, फारूक चिश्ती, इशरत अली, मोइजुल्लाह उर्फ पुतन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, नसीम उर्फ टार्जन, पुरुषोत्तम उर्फ बबली, महेश लुधानी, अनवर चिश्ती, शमसू उर्फ माराडोना और जहूर चिश्ती शामिल थे। नवंबर 1992 में पुलिस ने पहली चार्जशीट अदालत में पेश की। पहली चार्जशीट में 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप लगाए गए और बाद में 4 अन्य चार्जशीट भी पेश की गई। इन चार्जशीटों में 4 अन्य आरोपियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण इस मामले में न्याय मिलने में 3 दशकों का समय लग गया। इस मामले में राजनीति भी एक बड़ा पहलू रही। छोरे, हमें थारी मदद चाहिए। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। छोरे, ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। आप सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था ये हकीकत मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों ने किया शहर को गंदा। हम पत्रकार लोगों को इतनी भी अकल ना, कैसी फोटो छापनी चाहिए कैसी नहीं छापनी चाहिए है। लड़की पेट से थी, प्रेग्नेंट। इसका मतलब यही हुआ ना कि लड़की अपनी मर्जी से गई, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। तुम लोग हमारी कौम को बदनाम क्यों करना चाहते हो? उस पत्रकार को समझाइए शहर की शांति न बिगाड़े। सबूत तो हमें चाहिए, क्योंकि हम भी एक हद तक तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जितना आसान तुम समझते हो उतना आसान नहीं है इस केस को बाहर लेके आना। इतनी सारी लड़कियों की इज्जत का सवाल है, तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा उनका। जीना आराम तो अभी भी है ना सर उनका। जब उनका मन करता है अपने फार्म हाउस बुलाते हैं, उनका रेप करते हैं। जो भी है गीता, मुझे सच सच बताओ कि ये क्या चल रहा है, कौन है ये लोग? क्यों ना हम सब कुछ अपने घर वालों को बता दे। आज के बाद ये बात तेरी जबान पे नहीं आनी चाहिए। बहुत दुख होता है कि हम लड़कियां हैं। छोरी के माँ बाप होने का हर जाना तो भरना पड़ेगा न जी। 1987 से चल रहा है ये सब, न जाने ऐसे कितनी लड़कियां होंगी। न्यूज वाली बात को लेकर उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर शहर में दंगे करवाना चाहता है। उन सारे के सारे घिनौने कुकर्मियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दीजिए। सर, मुद्दा हिंदू मुस्लिम के दंगों का ना है, मुद्दा उन 250 छोरियों के बलात्कार का है। अपने फायदे के लिए पूरे शहर में बांट दी थी। सब उनको ब्लैकमेल करते और उनका रेप करते थे। आरोपियों में से कई कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और इनमें से कुछ को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। यह आरोप भी लगाए गए कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया।
कहा जाता है कि राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आरोपियों की रक्षा की, क्योंकि वे चिश्ती परिवार से थे, जो एक प्रभावशाली मुस्लिम परिवार था। इस कांड की पीड़िताओं ने वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया। इतने लंबे समय तक मामले का लंबित रहना न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। इस दौरान कई आरोपी या तो फरार हो गए या फिर प्रभावशाली राजनीतिक संरक्षण की वजह से बचते रहे। इस मामले में 4 आरोपी पहले ही अपनी सजा काट चुके हैं, लेकिन बाकी बचे 6 आरोपियों के खिलाफ अब जाकर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। वर्तमान में अजमेर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोपहर 2 बजे सजा सुनाने की घोषणा की है। इस फैसले को लेकर लोगों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं और न्याय की उम्मीद में कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ये कांड भारतीय समाज में उस वक्त की हकीकत को उजागर करता है जब न केवल कमजोर और असहाय लड़कियां, बल्कि पूरा समाज संगठित अपराध और राजनीतिक संरक्षण के आगे बेबस था। अजमेर के इस कांड ने न केवल भारत में, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। यह मामला उन लोगों के लिए भी सबक है जो सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग कर कमजोर और असहाय लोगों का शोषण करते हैं। अंततः यह मामला इस बात का प्रतीक है कि न्याय की प्रक्रिया चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंततः सच्चाई की जीत होती है। अजमेर का ये घृणित कांड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, लेकिन इसकी पीड़ा आज भी जीवित है। ये कांड हमें ये याद दिलाता है कि समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अजमेर का ब्लैकमेल और गैंगरेप कांड भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। ये कांड न केवल भयावह था, बल्कि उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1992 में उजागर हुए इस मामले ने इंसानियत और समाज के बुनियादी मूल्यों पर सवाल खड़े कर दिए थे। यह मामला न केवल बलात्कार का था, बल्कि इसे संगठित ब्लैकमेलिंग और सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने की साजिश के रूप में देखा गया। अजमेर के इस घृणित कांड में मुस्लिम समुदाय के कुछ दबंग लोगों ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाया।